Hello everyone, myself Dr. Sudhir Kumar Verma, Assistant Professor, Department of History, DBS College कानपुर। विद्यार्थियों, आज जो आपका विषय है ये एमए सेकंड सेमेस्टर में जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है उसमें आपको सर्वप्रथम सिनॉप्सिस बनाना होता है जिसको हम बोलते हैं शोध सिनॉप्सिस। और उसी सिनॉप्सिस को आगे के जो सेमेस्टर आपके आएंगे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर उसमें आपको एक विस्तार से आपको रिसर्च प्रोजेक्ट जिसको हम डिजर्टेशन बोलते हैं वो आपको बनाना पड़ेगा। उसी से संबंधित आज आपको हम यहाँ पर विस्तार से समझाएंगे किस तरह से आपको अपनी शोध सिनॉप्सिस बनानी है और किस तरह से इसी शोध सिनॉप्सिस से आप अपने डिजर्टेशन को अगले तीसरे और चौथे सेमेस्टर में तैयार करके फाइनली फोर्थ सेमेस्टर में आप इसको जमा करेंगे। तो आज एमए सेकेंड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनके रिसर्च प्रोजेक्ट से संबंधित सिनॉप्सिस कैसे तैयार की जाए और उसको आगे हम डिजर्टेशन के तौर पे कैसे बदलें, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों, हमें अपनी सिनॉप्सिस को तैयार करने के लिए एक विषय का चुनाव करना पड़ता है और विषय विशेष तौर पे हम लोग ऐसा विषय चुनते हैं जिसके माध्यम से हम अपने रिसर्च के पहलुओं को या अपनी रिसर्च करने की एबिलिटी को डेवलप कर सकें। अपने शोध से संबंधित विषय के चुनाव करते समय मुख्य तौर पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, हमें ऐसे विषय का चुनाव करना चाहिए जिसमें कुछ शोध की संभावनाएं हों और उस शोध की संभावनाओं को लेकर के हम अपने आगे की चीज़ों को देखने की या आगे के अपनी रिसर्च के पहलुओं को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आज हम लोगों ने एक सहज सा टॉपिक्स आपको समझाने के लिए चुना है, वो है गांधीवादी आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता के कारण एवं निहितार्थ और इसका ऐतिहासिक अवलोकन। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं गांधी जी के जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान रहे, वैसे तो हम पूरा गांधीवादी चरण पढ़ते हैं, गांधी जी के सारे आंदोलन पढ़ते हैं, उनकी राजनीति की जो तौर तरीके हैं उनको पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर विषय के तौर पर हमने गांधी जी के आंदोलन के एक पहलू को चुना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी जी के आंदोलन में जन सहभागिता के तौर पर महिलाओं की क्या सहभागिता रही और उनकी सहभागिता के तौर पर अगर हम लोग देखें तो आखिर ऐसा क्या था कि महिलाओं को उनके आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके भागीदारी करने का अवसर मिला। तो इन सारे पहलुओं पर, इन सारे पक्षों पर विचार करते हुए हम अपने रिसर्च के प्रोजेक्ट के टॉपिक को आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस स्लाइड में आप लोगों ने क्या समझा? यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि अगर हमें अपनी सिनॉप्सिस को बनाना है तो उस सिनॉप्सिस को बनाने के क्रम में हम सबसे पहले एक विषय का चुनाव करते हैं और ये विषय कैसा होगा? एक ऐसा विषय होगा जिसमें कुछ शोध की संभावनाएं हों, जिसमें कुछ अभी शोध करने की गुंजाइश बची हो। वैसे तो इतिहास में विद्यार्थियों शोध करने की संभावना हर विषय में रहती है, कोई भी ऐसा विषय नहीं, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं होता है जिसमें रिसर्च करने की या रिसर्च करने की कुछ संभावनाएं ना बची हों। किसी भी विषय पर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन संभवतः सामान्य तौर पर हम एक ऐसे विषय का चुनाव करते हैं जिसमें हमें कुछ संभावनाएं नज़र आती हैं, कुछ तरह से नए अनुसंधान या कुछ रिसर्च गैप को भरने की हमें गुंजाइश जिसमें रहती है। तो सबसे पहली बात, हम अपने एक ऐसे विषय का चुनाव करेंगे जिसमें शोध की कुछ गुंजाइश हो। तो सिनॉप्सिस के लिए सबसे पहले विषय का चुनाव करना है। अगली स्लाइड में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग विषय का चुनाव कर लेते हैं तो सिनॉप्सिस को बनाने का जो पहला आपका चरण रहेगा वो रहेगा कि हमें विषय का परिचय देना है।
हमें विषय का परिचय देने के क्रम में हम उसमें कुछ प्रस्तावना को ऐड करेंगे। प्रस्तावना में दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विषय के बारे में चीज़ें अभी तक क्या सामने आई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण में 1915 से लेकर के 1947 ईस्वी में एक नया मोड़ उभर करके आता है। मतलब यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि गांधीवादी जो आंदोलन है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राजनीति के एक नए चरण को दिखाता, एक नए तौर तरीकों को दिखाता है। तो इसमें इसका तौर तरीका नया क्या था? इसमें जन आंदोलन की भागीदारी हुई, और इस जन आंदोलन में भी एक नई चीज़ हमको जो देखने को मिलती है, जो पहले के राजनीतिक गतिविधियों में नहीं दिखाई पड़ती है, वो ये कि इसमें महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी हमें देखने को मिलती है। तो महिलाओं की जब अभूतपूर्व भागीदारी देखने को मिलती है तो एक तरह से महिलाओं की इसमें सक्रियता हमें नज़र आती है। और ये सक्रियता का परिणाम क्या होता है? इस सक्रियता का परिणाम ये होता है कि भारतीय समाज में उनकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को एक नई दिशा मिलती है। तो एक तरह से हम अपनी जब रिसर्च सिनॉप्सिस बनाएंगे, या एक तरह से अपने डिजर्टेशन का जो पहला स्टेप पूरा करेंगे इस रिसर्च सिनॉप्सिस, उसमें हम सबसे पहले विषय का चुनाव करने के बाद विषय का परिचय देंगे। तो विषय का परिचय जब दे देंगे तो उसके बाद में हम कुछ चीज़ें अपनी और आगे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में हम क्या समझेंगे? शोध विषय का औचित्य। तो यहाँ पर दूसरी बात ये कि जैसे मान लीजिए कि आपने विषय का चुनाव किया, विषय का चुनाव करने के बाद में विषय का परिचय दिया, फिर हमें कुछ चीज़ें जस्टिफाई करनी होती हैं। अब अपनी सिनॉप्सिस में आप क्या करेंगे? आप ये बताएंगे कि आखिर जो हमने विषय चुनाव किया है, या हमने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो विषय का चुनाव किया है, उस विषय का आखिर प्रासंगिकता क्या है, उसका औचित्य क्या है, उसका क्या वैल्यू है। तो इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा अपनी सिनॉप्सिस में बताने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पर देखा कि देखो, जो हमने महिलाओं की गांधीवादी आंदोलन में जो महिलाओं की सक्रियता के बारे में चीज़ें देखी थी, उसमें क्या है, जैसे हमने देखा कि 20वीं शताब्दी का जो शुरुआती चरण है, उस समय तक महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में जो सक्रियता है वो सीमित थी। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप भारत छोड़ो, जब स्वतंत्रता आंदोलन का दौर चल रहा था जिसमें बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय स्वदेशी मूवमेंट चला था 1905 में। तो स्वदेशी आंदोलन में हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि महिलाओं की उतनी सक्रियता नहीं है जितनी कि हमको सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिखाई पड़ती है, जितनी फिर आगे हमको भारत छोड़ो आंदोलन में दिखाई पड़ती है, या उससे पहले हम असहयोग आंदोलन में चीज़ों को देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा विषय है, जो हमने टॉपिक चुना है, उस विषय में हम थोड़ा सा उसको जस्टिफाई करने के क्रम में हम बताएंगे कि इसकी प्रासंगिकता है क्या। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर समझने की कोशिश करो, जैसे गांधीवादी जो विचारधारा है, सत्य और अहिंसा और नैतिक शक्ति पर आधारित, इस शक्ति ने इसके माध्यम से महिलाओं को क्या किया? एक सक्रिय जीवन में आने का अवसर प्रदान किया। तो मतलब ये है कि जो हमने टॉपिक चुना है उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि आखिर गांधी जी की जो विचारधारा है, जो राजनीति करने के जो तौर तरीके हैं, उसमें महिलाओं को शामिल होने का एक अवसर प्रदान किया, एक तरह से सहज मार्ग प्रदान किया कि जो सहजता से वो राजनीतिक सक्रियता में भागीदारी कर सकें, अपनी सक्रियता को बढ़ा सकें। तो यहाँ पर अपने विषय को जस्टिफाई करने के क्रम में हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि आखिर देखो, जो ये टॉपिक है इसमें रिसर्च तो वैसे हो चुका है, या कोई ऐसा भी विषय हो सकता है जिसमें अभी बहुत सारे पहलू अनछुए हो, बहुत कोई व्यवस्थित रिसर्च ना हुआ हो। तो ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा अभी रिसर्च नहीं हुआ है, कि इसको हम व्यवस्थित करके सामने लाने की कोशिश करेंगे अपने शोध में। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि रिसर्च तो हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी एक व्यवस्थित अध्ययन अपेक्षित है, और उसमें जो रिसर्च गैप हैं उनको हम पूरी तरह से भरने की कोशिश करेंगे या भरने का प्रयास करेंगे। तो दूसरे स्टेप में हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा विषय रिसर्च का है उसको हम जस्टिफाई करने के क्रम में हम बताने की कोशिश करेंगे कि देखो, इस विषय की प्रासंगिकता ये है, और यहाँ पर अभी रिसर्च करने की, यहाँ पर या रिसर्च गैप भरने की कुछ संभावनाएं बनी हैं जिनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो टॉपिक का जो चयन है
उस क्रम में हमने सबसे पहले टॉपिक का चयन किया, फिर उसका परिचय दिया और फिर उसके बाद में हमने अपने विषय को जस्टिफाई करने की कोशिश की और उसको हमने उसके औचित्य के बारे में कुछ चीज़ें बताई, डिस्कस की। अब हम आगे देखेंगे कि थोड़ा सा और गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। जब हम अपना रिसर्च सिनॉप्सिस बना रहे होते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा और गहराई में जा कर के बताएंगे कि देखो इस विषय में जो हमने रिसर्च का टॉपिक विषय चुना है, इसमें शोध की समस्याएं क्या हैं, आखिर हम किन चीज़ों को मुख्य तौर पर लाने की कोशिश करेंगे, किन विषयों को के द्वारा हम अपने रिसर्च को, किन प्रश्नों के द्वारा हम अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे जो हम लोगों ने विषय अपना चुना था गांधीवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रियता के बारे में, तो यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में या किन किन दशाओं में महिलाओं की एक तरह से यहाँ पर राजनीतिक जो सक्रियता है वो बढ़ी थी, सहभागिता किन परिस्थितियों में संभव हुई थी, आखिर ऐसे कौन सी परिस्थितियाँ, ऐसे कौन से कंडीशंस बने थे जिसमें महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित किया था। और इसके बाद में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे एक ऐसी समस्या है कि आखिर जो ये महिलाएं हैं जो इन्होंने जो एक तरह से गांधीवादी आंदोलन में जिनकी राजनीतिक सामाजिक सक्रियता बढ़ी थी, क्या इस सक्रियता ने महिलाओं के सामान्य जीवन में या सामाजिक जीवन में कोई परिवर्तन लाया था। इस प्रश्न के माध्यम से इस समस्या को भी हम इसमें हल करने की कोशिश करेंगे, या इसके माध्यम से इस पैरामीटर पर हम चीज़ों को परीक्षण करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से महिलाओं की जो रणनीतियां हैं, गांधी जी की जो नीतियां और रणनीतियां हैं, इनके माध्यम से महिलाओं की भूमिका को किस प्रकार परिभाषित किया गया। इसी तरह के अपने विषय के मतलब अपने शोध विषय के चुनाव के दौरान हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हमारे शोध प्रश्न हैं या शोध समस्याएं हैं, उनके माध्यम से हम कैसे अपने विषय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मतलब ये कि हम अपने सिनॉप्सिस को तैयार करेंगे तो उसमें एक हमारा पहलू ये भी होगा कि आखिर इस विषय की शोध समस्या क्या है, उसको भी हम अपने सिनॉप्सिस में दिखाने की कोशिश करेंगे या रिसर्च प्रोजेक्ट के इनिशियल पन्नों में दिखाने की कोशिश करेंगे कि विषय की शोध समस्या क्या है। तो हमारे जो एमए के विद्यार्थी हैं जिनको एक तरह से ये रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो शोध के प्रक्रिया को समझें, उस शोध की प्रक्रिया के माध्यम से अपने सिनॉप्सिस को तैयार करें, उसी प्रक्रिया के माध्यम से अपने आगे डिजर्टेशन को तैयार करें और उसी डिजर्टेशन के माध्यम से हम अपने आगे की जो पीएचडी की जो एडमिशन और उसमें रिसर्च करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो उच्च शिक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए यह विषय समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हम कैसे अपनी सिनॉप्सिस को तैयार करें और कैसे उस सिनॉप्सिस के बाद में अपने आगे के रिसर्च को, यानी कि जो आपके एमए थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जो आपको रिसर्च प्रोजेक्ट जमा करना, डिजर्टेशन जमा करना है, उसको आप कैसे पूरा करेंगे। तो हमने क्या समझा यहाँ पर, शोध समस्या को कैसे हम देखेंगे या हमारी शोध समस्या को कैसे व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। अगला हमारा जो चरण रहेगा अपनी सिनॉप्सिस को बनाने का, वो रहेगा कि आखिर हमारे शोध के उद्देश्य क्या है। जैसे मान लीजिए आपने कोई विषय चुना है, उस विषय में आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो उस रिसर्च के क्या आखिर पर्पज है, उस रिसर्च के माध्यम से आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या इसकी उपयोगिता है या क्या इसकी प्रासंगिकता है, इन सारी चीज़ों को आप सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए सिनॉप्सिस में हमारा एक पॉइंट ये भी रहता है कि आखिर हमारे रिसर्च है जो उसका रिसर्च का हमारा वो एक तरह से उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो गांधीवादी, जैसे हमारा जो टॉपिक चुना था हमने गांधीवादी आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, महिलाओं की सहभागिता का विश्लेषण करना। हमें ये भी देखना कि जो महिलाओं की जो सहभागिता है उसके सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक निहितार्थ हैं, उनका मूल्यांकन करना और इनका क्या प्रभाव पड़ा, इसका भी मूल्यांकन करना। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक तरह से रिसर्च है, उस रिसर्च का हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, उस रिसर्च के उद्देश्य को भी हमें रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने से पहले सिनॉप्सिस में स्पष्ट करना चाहिए या स्पष्ट करना होता है कि हमें किन किन उद्देश्यों को पूर्ति हेतु हम अपना ये रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च उद्देश्य के बाद में हमारा अगला पॉइंट क्या रहता है, हमारा अगला पॉइंट रहता है
शोध के प्रमुख प्रश्न। अब कोई भी विषय हम चुनते हैं रिसर्च के लिए तो उसको कुछ टेंटेटिव क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो रिसर्च है उसमें हम कुछ मुख्य प्रश्नों के माध्यम से चीज़ों को हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जो हमने अपना अभी टॉपिक चुना है उसमें सबसे पहला प्रश्न हम क्या रख सकते हैं कि गांधीवादी जो विचारधारा है उस विचारधारा में आखिर महिलाओं को किस प्रकार शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। हम ये भी देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था गांधीवादी विचारधारा में जिसके माध्यम से महिलाओं की राजनीति में सहभागिता या सक्रियता बढ़ी। क्या ऐसा हुआ था कि जिनसे उनको प्रोत्साहन मिला। इसी तरह से हम ये भी देखेंगे कि ये जो भागीदारी थी, जो सहभागिता थी, इसमें वर्ग, जाति और क्षेत्रीय विविधता की क्या भूमिका रही। क्या कुछ खास केंद्रों पर ही महिलाओं की सहभागिता थी या कुछ खास क्षेत्रों में ही महिलाओं की सहभागिता थी, या भारत में जहाँ जहाँ पर गांधीवादी आंदोलन लोकप्रिय हुआ था या जिन जिन क्षेत्रों में गांधीवादी आंदोलन बड़ी जोर शोर से चल रहा था, क्या उन सभी क्षेत्रों में समान रूप से इसकी सहभागिता हुई, या फिर जिन क्षेत्रों में यह लोकप्रिय नहीं था उन क्षेत्रों में भी गांधीवादी राजनीति को लेकर के महिलाओं में कुछ जागरूकता थी। इन सारे प्रश्नों को हम शोध में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से जैसे अगला हमारा जो क्वेश्चन बनाया यहाँ पर, वो महिलाओं की भागीदारी ने भारतीय राष्ट्रवाद की प्रकृति में कुछ परिवर्तन लाया क्या। अब उदाहरण के तौर पे देख लो कि अगर राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद में कुछ खास वर्गों की भागीदारी है कि पूरे जन सामान्य की भागीदारी है, या राष्ट्रवाद को लेकर के सिर्फ समाज के अभिजात वर्ग में या अपर जो लेवल है उसी में जागरूकता है, या जन सामान्य है जो नीचे के लेवल के लोग हैं, जो जन सामान्य है उसमें भी राष्ट्रवाद को लेकर के उतनी ही लोकप्रियता है, ऐसा कुछ है क्या। तो यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी ने भारतीय राष्ट्रवाद के जनाधार को विकसित किया कि नहीं किया, जनाधार को विस्तृत किया कि नहीं किया, इन सारे प्रश्नों को भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो रिसर्च सिनॉप्सिस बनाने के लिए हमें अपने विषय के कुछ प्रश्नों को भी उठाना पड़ता है। उन प्रश्नों के माध्यम से ही अपने रिसर्च को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि रिसर्च विषय में हमारे शोध प्रश्न क्या रहेंगे वो भी हमें अपने सिनॉप्सिस में शामिल करने हैं, ताकि हम अपना जो आगे का रिसर्च डिजर्टेशन जो डिजर्टेशन बना सके उसमें वो चीज़ें हमें दिखाई पड़ें। इसी तरह से हर शोध विषय की एक हाइपोथेसिस होती है, शोध परिकल्पना होती है। उन शोध परिकल्पना के माध्यम से हम विषय की प्रासंगिकता, विषय के महत्व को, या अभी तक विषय का क्या इंपॉर्टेंस रहा है, उन सारी चीज़ों को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि ये विषय इतना ज़रूरी था या विषय का इतना महत्व रहा है और इसमें अभी और बहुत सारी चीज़ें खोजी जानी हैं, इसमें बहुत सारा अभी रिसर्च करने का जो गैप है, जो अभी स्पेस बना हुआ है, उस पे हम अभी काम कर सकते हैं। तो हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हम अपनी चीज़ों को साबित करने की कोशिश करते हैं, ये विषय इतना महत्वपूर्ण रहा है और इसमें अभी ये रिसर्च होने की संभावनाएं हैं। तो शोध परिकल्पना के तौर पे जैसे ये हमने जो अपना विषय चुना है, इसमें हम देख सकते हैं कि आखिर जो गांधीवादी आंदोलन है उसने महिलाओं की राजनीतिक चेतना को जगाया, सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी को बढ़ाया, भारत का जो राष्ट्रवाद है, जो भारतीय राष्ट्रवाद है, उसका जनाधार विकसित किया और इसी विकसित जनाधार में जो महिलाओं में जागरूकता आई वो स्वतंत्र भारत में महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों में वृद्धि के तौर पे व्यक्त हुआ। तो एक तरह से हमने क्या देखा, यहाँ पर विषय का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है और उसने पहले क्या अपनी भूमिका अदा की और बाद के कालों में भी क्या एक तरह से समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की। इसी तरह से अपनी हाइपोथेसिस का हम निर्माण अपने शोध विषय के तौर पे करते हैं। तो शोध की प्रासंगिकता, शोध की परिकल्पना, एक तरह से अपने विषय के औचित्य को सिद्ध करने की कोशिश इसमें की जाती है। तो विद्यार्थियों, अपना जो सिनॉप्सिस बनाएंगे आप लोग, अपना जो सिनॉप्सिस बनाने के बाद में अपना जो डिजर्टेशन बनाएंगे, तो उसमें इन सारी चीज़ों को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक खास चीज़ और भी है, वो विशेष चीज़ ये है कि जैसे आप अपना शोध कर रहे हैं, आपने अपने शोध का जो टॉपिक चुना हुआ है, जो विषय चुना हुआ है और जिस पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं,
आखिर उस रिसर्च की मेथड क्या होगी, उस रिसर्च की पद्धति क्या होगी, आपके विषय पर आपके द्वारा किए गए अनुसंधान की टेक्निक क्या है, अनुसंधान का तरीका क्या है, उस चीज को भी हमें अपने रिसर्च सिनॉप्सिस में व्यक्त करना है। उदाहरण के तौर पे आपने जो गांधीवादी चरण में महिलाओं की सहभागिता का जो विषय चुना है अपने रिसर्च के लिए, उस रिसर्च को करने के दौरान आप किन किन तौर तरीकों का प्रयोग करेंगे, क्या क्या आप मेथड्स अपनाएंगे, उन सारी चीज़ों को भी हमें व्यक्त करना होता है। इसको हम शोध पद्धति कहते हैं। इसी शोध पद्धति में हम चीज़ों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं कि हम इन इन तरीकों से अपने रिसर्च को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे जो हम लोगों ने अपना भी विषय चुना हुआ है गांधीवादी आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता को लेकर के, तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि चूंकि हमारा विषय इतिहास है, हमें इतिहास की चीज़ों पर रिसर्च करना है, इतिहास विषय पर रिसर्च करना है, इतिहास के टॉपिक पर रिसर्च करना है। तो हमारी एक जो सर्व लोकप्रिय विधि है वो है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि। इस ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के क्रम में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर पुरातन की जो पुरानी चीज़ें हैं, हमारी जो पुराना घटनाक्रम है या जो पुराने तौर तरीके के माध्यम जो चीज़ें हो चुकी हैं, उनको हम लाने की कोशिश करेंगे, उनको ढेर सारे सोर्सेस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। उस दौरान हमारे प्राथमिक स्रोत भी हमारे काम आएंगे। प्राथमिक स्रोत का मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब जिस समय की घटना के बारे में हम शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जिस विषय पर हम रिसर्च कर रहे हैं, उस कालखंड के दौरान उस विषय से संबंधित जो भी शोध सामग्री उपलब्ध होती है, चाहे वो साहित्यिक सामग्री हो, चाहे वो पुरातात्विक सामग्री हो, या कोई भी मोनुमेंटल सामग्री हो, वो सारे हमारे लिए प्राथमिक स्रोत के तौर पे होते हैं। तो समकालीन विषय से समकालीन कोई भी शोध पत्रिका या कोई भी आत्मकथा, कोई भी अभिलेखी दस्तावेज या कोई भी ऐसा ग्रंथ जो हमें समकालीन विषय पर बताए, वो हमारे लिए प्राथमिक स्रोत के तौर पे होता है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में हम अपने समकालीन विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अपने विषय को देखने की, समझने की, उसका मूल्यांकन करने की, उसमें कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। इसी को हम ऐतिहासिक अनुसंधान विधि कहते हैं। और इसमें कुछ सेकेंडरी सोर्स भी काम आएंगे। सेकेंडरी सोर्स का मतलब है कि किसी कालखंड के बारे में हम जो बात कर रहे होते हैं, उसके बाद के कालों में कुछ इतिहासकारों के द्वारा, कुछ विद्वानों के द्वारा जो लेखन किया जाता है या जो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं या रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, उन रिकॉर्ड्स, दस्तावेजों और किताबों के माध्यम से हम जो चीज़ों को, अपने विषय को जो समझने की कोशिश करते हैं, वो हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स होते हैं, द्वितीयक स्रोत होते हैं। अब शोध पद्धति के बारे में अभी हम ऐतिहासिक अनुसंधान विधि की बात कर रहे थे। अब ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अलावा और भी तो विधियां हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर आपने कोई ऐसा विषय चुना जिसमें सर्वे करने की संभावनाएं हैं, जिसमें फील्ड वर्क करने की संभावनाएं हैं, जिसमें लोगों से इंटरेक्ट होने की संभावनाएं हैं, लोगों से कुछ डेटा कलेक्ट करने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है? ऐसे में हम एक जो रिसर्च मेथड अपना रहे होते हैं, वो होती है समाज शास्त्रीय अनुसंधान विधि। इसमें समाजशास्त्रीय अनुसंधान विधि में क्या होता है कि लोगों से मिलना जुलना, लोगों से प्रत्यक्ष जाकर के इंटरव्यू लेना, सर्वे करना, सर्वेक्षण करना, साक्षात्कार लेना, डाटा कलेक्ट करना। इसी तरह का अगर हमने कोई विषय चुना है तो वहाँ पर हमारी अनुसंधान की विधि दूसरी हो जाएगी। और विषय के दौरान हम ये भी नोटिस करते हैं कि कोई एक विधि से हम पूरी अपने रिसर्च को पूरा नहीं करते, बल्कि उसके एक विषय के रिसर्च के लिए हमको एक साथ में कई सारी ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, समाजशास्त्रीय अनुसंधान विधि, तुलनात्मक, आलोचनात्मक, इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी मेथड, बहुत सारे तौर तरीकों के माध्यम से हम अपने कुछ निष्कर्ष को या अपने रिसर्च को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि जो हमारा रिसर्च होगा उसमें हम कुछ विधियां अप्लाई करते हैं, कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने रिसर्च को पूरा कर पाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अपने सिनॉप्सिस को बनाने के क्रम में हमें ये भी दिखाना पड़ता है कि हमने जो विषय चुना है, उस विषय के माध्यम से उस विषय के रिसर्च के लिए हम क्या क्या अनुसंधान विधियों का, किन किन अनुसंधान विधियों का प्रयोग करेंगे।
तो मतलब ये है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि अपनी सिनॉप्सिस को बनाने के क्रम में हम शोध विधियों को भी स्पष्ट करते हैं। अब एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है अपने रिसर्च की चीज़ों को व्यक्त करने का, वो है साहित्य समीक्षा। अब साहित्य समीक्षा का महत्व क्या है हमारे रिसर्च में? साहित्य समीक्षा का मतलब होता है कि कोई भी विषय जो हमने चुना है, जो भी अनुसंधान के लिए जो हमने अपना एक टॉपिक चुना है, उस विषय से संबंधित मोस्टली जो सेकेंडरी सोर्स होता है, उस सेकेंडरी सोर्स को जब हम पढ़ते हैं, उस पर हम थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो जो सेकेंडरी सोर्स है, वो जो साहित्य उस विषय से संबंधित उपलब्ध है, उसके माध्यम से हम अपने विषय को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब विषय से संबंधित जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, जो एग्जिस्टिंग सोर्स हैं, उनके माध्यम से हम अपने विषय को जो समझने की कोशिश करते हैं, वो हमारे, और उस विषय को समझने की कोशिश करने के क्रम में हम अपने विषय से संबंधित जो साहित्य है उसको थोड़ा सा आलोचनात्मक रूप से समझते हैं या पढ़ते हैं। तब हमें पता चलता है कि इस विषय के बारे में, इस विषय से संबंधित जो उपलब्ध सोर्सेज हैं उनकी क्या सीमाएं हैं, उनमें क्या बताया गया है, उनमें अभी क्या गैप है। तो रिसर्च के लिए जो साहित्य समीक्षा है एक बहुत ही सकारात्मक या बहुत ही उपयोगी पक्ष है। इसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमारे विषय की वास्तविकता क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, उस विषय से संबंधित जो सोर्स उपलब्ध हैं उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसमें अभी क्या कमियां हैं, क्या रिसर्च गैप है, या उनसे संबंधित जो प्राइमरी सोर्स हैं, जो प्राथमिक स्रोत हैं, उनका क्या रोल रहेगा। इन सारी चीज़ों को हम साहित्य समीक्षा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो विद्यार्थियों, किसी भी शोध विषय को समझने के लिए उसके संबंधित जो सोर्सेस होते हैं उनका हम जब आलोचनात्मक तरीके से उनका जब मूल्यांकन करते हैं, तो ये हमारे लिए साहित्य समीक्षा कहा जाता है। और ख़ास करके इस साहित्य समीक्षा के माध्यम से हम अपने विषय को समझने की कोशिश करते हैं और उसमें शोध की जो संभावनाएं होती हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं, अर्थात रिसर्च गैप को जानने की कोशिश करते हैं, और क्या अभी तक इसमें रिसर्च की जो सुधार करने की जो संभावनाएं हैं उनको हम जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो एक तरह से क्या कह सकते हैं, जो साहित्य समीक्षा है वो हमारे अनुसंधान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पहलू है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जब अपना सिनॉप्सिस बनाएंगे, जो आप जिस अपना टॉपिक चुनेंगे, उस टॉपिक के बारे में जो भी आपका साहित्य होगा वो हम साहित्य समीक्षा में दिखाने की या समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर जो हमने विषय चुना है उसमें बिपिन चंद्रा का जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित विवरण है, उसमें महिलाओं की सहभागिता का विश्लेषण किया गया है, तो यहाँ से हमको जानकारी मिल जाएगी थोड़ी सी। इसी तरह से गेराल्ड लाइनफोर्स एक विद्वान हैं, उनके द्वारा भी राजनीतिक सहभागिता के बारे में, महिलाओं की सक्रियता के बारे में विस्तार से मूल्यांकन किया गया है, वहाँ से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। सुमित सरकार ने कुछ चीज़ें लिखी हैं, उनको हम समझ सकते हैं। ऐसे ढेर सारे विद्वानों, इतिहासकारों का जो साहित्य है उनके माध्यम से, उनके लेखन के माध्यम से, उनके शोध के माध्यम से हम चीज़ों को या अपने विषय को समझने की, अपने विषय की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अपने विषय से संबंधित जो शोध की संभावनाएं हैं उनको हम समझ पाएँ और एक सही दिशा में हम अपने अनुसंधान को ले जा पाएँ। तो हमारे एमए के विद्यार्थी इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि जब हम अपने शोध के विषय का चुनाव करेंगे, उस शोध के विषय के चुनाव के दौरान विषय से संबंधित सामग्री यानी अध्ययन सामग्री को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि अपनी हम शोध विधि को अच्छे से यूज कर पाएँ या अपने अनुसंधान को अच्छे से सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ा पाएँ। अब एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है हमारे लिए, वो है अध्याय विभाजन। जब हम कोई अनुसंधान करते हैं, जब हम कोई रिसर्च करते हैं, तो एक तरह से उसको हम अध्यायों में विभाजित करने की कोशिश करके, एक तरह से विभिन्न पक्षों को उसको अध्यायों में विभाजित करके हम चीज़ों को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो अध्यायीकरण आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का एक आवश्यक पक्ष है। जब आप सिनॉप्सिस बनाएंगे तो उसमें से कुछ टेंटेटिव जो चैप्टराइजेशन है वो दिखाएंगे,
लेकिन जब फाइनली आप डिजर्टेशन बनाएंगे तो वहाँ पर अपने विषय को कई चैप्टर्स में डिवाइड करके, जैसे ही आवश्यकता अनुसार अपने अध्यायों का विभाजन करके अपने विषय को विस्तार से या अपने विषय के रिसर्च को हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो हमने अभी विषय चुना था उसमें सबसे पहले प्रस्तावना, उसके सैद्धांतिक पक्ष क्या है, पहलू क्या हैं, उनको व्यक्त कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी में समाज और धर्म सुधार आंदोलन हुआ, उसमें महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, क्या सहभागिता बढ़ी, हम एक चैप्टर में वो दिखा सकते हैं। असहयोग आंदोलन या गांधीवादी शुरुआती चरण था, उस शुरुआती चरण से लेकर के असहयोग आंदोलन तक महिलाओं की जो सहभागिता की स्थिति क्या रही उसको हम देख सकते हैं। एक अन्य जो चैप्टर बना सकते हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के वो बता सकते हैं, उसमें हम चीज़ों को दिखाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन है, उसमें भी महिलाओं की सहभागिता क्या रही इसको दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर सुधार की जा सकती हैं, जैसे कि सामान्य तौर पर महिलाओं के गांधीवादी राजनीति में महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव डाला या जन सामान्य की महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, इस तरह के भी हम अपने चैप्टर्स को बना सकते हैं। फिर हम उपसंहार लिख सकते हैं, इसी में एक संदर्भगत सूची है, लास्ट में हम उसको जोड़ सकते हैं, उसको जोड़ते हैं। तो एक तरह से जब हम अपना सिनॉप्सिस बनाएंगे तो उसमें हम टेंटेटिव चैप्टराइजेशन को भी दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने रिसर्च को पूरी तरह से दिखा पाएँ या समझा पाएँ। और डिजर्टेशन जब आपका बनेगा, जब आपका एक तरह से शोध प्रबंध बनेगा, तो उसमें भी हम अपने चैप्टर्स के माध्यम से अपनी बातों को, अपने रिसर्च को बढ़ाने की, दिखाने की कोशिश करते हैं। अब शोध का महत्व क्या है, जैसे अब आपने निष्कर्ष लिखा अपने शोध का, या आपका जो डिजर्टेशन बना है, आपका जो शोध प्रबंध बना है, उसमें फाइनली आपका एक तरह से इम्पोर्टेंस क्या रिसर्च का रहा, उसको हम अपने लास्ट में दिखा सकते हैं, अपने उपसंहार में दिखा सकते हैं। फाइनली आपका निष्कर्ष क्या रहा आपके रिसर्च का, उसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। या कुछ हमें कुछ सजेशंस देने होते हैं रिसर्च के बाद में कि देखो इस तरह के सजेशंस हम दे सकते हैं या इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए, उनको भी हम बता सकते हैं। तो फाइनली अंत में हम क्या दिखाएंगे कि महिलाओं के एक तरह से जो हमने विषय चुना उसमें क्या दिखा सकते हैं। इस शोध विषय में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका में एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, वो हमने देखा। हमने देखा कि यहाँ पर शोध कार्य न केवल इतिहास लेखन में सहयोग किया बल्कि महिलाओं के अध्ययन और जेंडर विमर्श को लेकर के समृद्ध किया। इस तरह की चीज़ों को भी हम अपने विषय में बता सकते हैं। तो एक तरह कहने का मतलब ये है, जब हम अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस रिसर्च प्रोजेक्ट में एक हम निष्कर्ष लिखते हैं या एक तरह से हम उसके बाद में प्रासंगिकता बताते हैं कि इस शोध विषय का उद्देश्य ये रहा, इस शोध विषय की उपयोगिता ये रही, और देखो यहाँ पर हमारे द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं वो ये हैं, और कुछ सजेशंस हमारे ये हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हम अपने अनुसंधान में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है विद्यार्थियों, हम अपने जो विषय, अपने जो शोध करते हैं उस शोध में एक तरह से हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि इसकी उपयोगिता फाइनली क्या रही। तो इस तरह से हमारे एमए सेकेंड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं वो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जो सिनॉप्सिस बनाएंगे वो बहुत ही ध्यान से चीज़ों को सोच कर समझ करके इस सिनॉप्सिस को बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखो विद्यार्थियों, हमने सबसे पहले क्या करना है, फिर एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमको करना है एक विषय का चुनाव। सबसे पहले हमें एक विषय का चुनाव करना है जिसमें कुछ शोध की संभावनाएं हों, कुछ रिसर्च गैप हों। फिर उसके बाद में हमें उसका परिचय देना है, प्रस्तावना बनानी है। फिर उसके बाद में हमें अपने जो विषय हमने चुना है उसके औचित्य को बताना है। उसके औचित्य की प्रासंगिकता को बताने के बाद में उसकी शोध समस्या क्या है वो बताना है। फिर शोध के उद्देश्य क्या हैं, फिर हमें ये शोध के उद्देश्य लिखने हैं। फिर उसके बाद में शोध से विषय से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को बताना है। फिर उसके बाद में शोध परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस क्या है आपके रिसर्च की वो बतानी है। फिर आपका मेथड क्या रहेगा रिसर्च का उसको भी व्यक्त करना है। साहित्य समीक्षा दिखानी है और अध्यायीकरण दिखाना है। फिर शोध का महत्व दिखाना है। इस तरह से हम अपने रिसर्च सिनॉप्सिस को बना सकते हैं और फिर फाइनली हम अपने थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में अपने रिसर्च के डिजर्टेशन को पूरी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोगों ने अच्छे से इस विषय को समझा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस सेमेस्टर में जो आपको सिनॉप्सिस बनाना है उसको आप अच्छे से पूरा कर पाएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।